जय माता दी दोस्तों। पैसों की कीमत, बुढ़ापे में जाना, पैसों की कीमत। आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। माँ जी, इस बार पापा ने पेंशन के पैसे नहीं दिए हैं। 10 तारीख हो गई है। पापा से कह देना, घर में बहुत खर्च होते हैं, आज ही पैसे निकाल कर दे दे। सुमन जी की बहू शीला ने चिल्लाते हुए कहा, बहू, इस बार तुम्हारे पिताजी हम दोनों के तीर्थ यात्रा के लिए टिकट करवा लिए हैं। हम दोनों काफ़ी समय से तीर्थ यात्रा पर नहीं गए, तो इस बार हम वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए इस बार पेंशन के पैसे तो नहीं दे पाएंगे। बहुत ही हिम्मत करके सुमन जी ने अपनी बहू से इतनी सी बात कही, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, शीला चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम दोनों घूमने जा रहे हो? शर्म नहीं आती है बुढ़ापे में घूमते हुए? चुपचाप से घर में रहो, जैसे बूढ़े लोग रहते हैं। घर के एक कोने में पड़े रहो, रोटियां खाते रहो और घर में पड़े रहो, घर की रखवाली करते रहो। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? इस बुढ़ापे पर वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हो, पता भी है कितनी लंबी यात्रा है। घूमने के चक्कर में कहीं बीमार होकर आए तो समझ लेना, मैं तो तुम्हारी सेवा नहीं करूँगी। पड़ी रहना एक कोने में। आने दो तुम्हारे बेटे को। अभी शिकायत लगाती हूँ कि कितना फालतू का खर्च करने लगे हैं आप दोनों बुढ़े बुढ़िया। हम दोनों से पूछे बिना तीर्थ यात्रा का प्लान कैसे बनाया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तीर्थ यात्रा पर जाने की? बहू की बातों को सुनकर सुमन जी को समझ में आ गया था कि बेटे के आने के बाद घर में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से ही यही तो होता आया है कि पेंशन के पैसे बाबूलाल जी को अपने बेटे बहू के हाथ में रखने होते हैं और बहू उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च करती है। कितना कहाँ पर खर्च करना है, यहाँ तक कि जिसके पैसे हैं उसको भी कितना खर्च करने के लिए देना है, यह भी सोचकर ससुर को पैसे देती है। अगर सुमन जी का कुछ खरीदने का मन होता है, तब भी बाबूलाल जी अपनी पत्नी को कुछ खरीद कर नहीं दे पाते हैं। किसी महीने अगर पैसे थोड़े कम भी हो जाते हैं तो बहू उतने पर ही कलेश कर देती है कि तुमने पैसों का क्या कर दिया। एक बार बाबूलाल जी ने अपनी पत्नी को सालगिरह पर 1000 रुपए की साड़ी ला करके दे दी। पेंशन में 1000 रुपए कम देखकर बहू बाबूलाल जी पर चिल्लाते हुए बोली, यह 1000 रुपए का आपने क्या किया? कहाँ खर्च कर आए हो? बहू, मैं तुम्हारी सास को सालगिरह पर उसके पसंद की साड़ी लाकर दे दी है। हम सालगिरह तो कभी मनाते नहीं हैं, बस इस बहाने से उसे खुश कर देता हूँ। वैसे भी बहुत दिनों से उसने साड़ी नहीं खरीदी थी। कहता था तो बोलती थी, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, जबकि मैंने देखा है उसके पास तो गिनी चुनी साड़ियाँ हैं। हर जगह उन्हीं साड़ियों को पहन जाती है, इसलिए सोचा उसके लिए एक साड़ी खरीद दूँ। सालगिरह पर नई साड़ी पहनेगी, बूढ़ी हो गई है। माँ जी, शायद आपको पता नहीं है, पिताजी याद दिला दूँ। माँ जी को भी शर्म नहीं आती है कि खुद ही मना कर देती कि उन्हें साड़ी की क्या ज़रूरत है। अब पता है घर में छोटे बड़े कितने खर्चे होते हैं। लाइट का बिल होता है, राशन का बिल होता है, पानी का बिल देना पड़ता है। आप लोगों को क्या पता कि शहरों का रहना कैसा होता है। पूरी ज़िंदगी तो गांव में रहे हो। सुमन जी यही बात सोचकर घबरा रही थी कि 1000 रुपये पर तो बहू ने इतना हंगामा कर दिया था, और अब तो मेरे पति ने पेंशन के सारे पैसे ही अपने टिकट बुक कराने में खर्च कर दिए हैं और कुछ पैसे अपने खर्च के लिए अपने पास रख लिए। शाम को जैसे ही सुमन जी का बेटा अतुल अपने ऑफिस से घर आया, वैसे ही शीला ने उसको सब कुछ बता दिया। अतुल अपने माता पिता पर भड़कते हुए उनके कमरे में आया और चिल्लाते हुए बोला, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? पिताजी, इस महीने की 10 तारीख हो गई है और आपने पेंशन के पैसे निकाल कर नहीं दिए हैं, और तो और सारे पैसे हमसे बिना पूछे खर्च कर दिए। अब बताओ, इस महीने का राशन का खर्चा कौन चलाएगा? मैं तो अपने पैसों से आपको 2 रोटियां भी नहीं दूंगा। अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो इतना फालतू का पैसा खर्च करते हैं और फिर इस बुढ़ापे में आपको
इतनी दूर यात्रा पर जाने की क्या जरूरत पड़ी है। आराम से घर पर नहीं रह पा रहे थे और ज़्यादा ही कहीं जाने का मन था तो पास के मंदिर घूम आते। इस बार बाबूलाल जी चुप होने वाले नहीं थे। उन्होंने भी पक्का मन बना लिया था कि आज अपने बेटे को अच्छे से सुनाकर रहेंगे। हमेशा अपने बेटे की सुनते आए हैं, हमेशा अपने बेटे बहू की बातों को सुनकर चुप हो गए हैं कि कलेश ना हो, लेकिन आज वह चुप नहीं होंगे। बाबूलाल जी बेटे बहू से कहते हैं, क्यों बेटा, हमारा तीर्थ यात्रा पर जाना तुम्हें दिखाई दे रहा है पर अपना घूमना नहीं दिखाई देता। जो हर रविवार को तुम दोनों पिक्चर देखने जाते हो, बाहर ही खाना खाकर आते हो, हम दोनों घर पर ही रूखा सूखा बनाकर खाते हैं। हमारे रोटी सब्जी बनाने से तुम्हारे घर के खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने से, बाहर का खाना खाने से खर्च नहीं बढ़ते हैं। अपने लिए तो खूब खर्च करते हो और हमारे लिए जरा सा भी खर्च हो तो तुम हमें बताने लगते हो। और भूल गए क्या, अभी 2 महीने पहले ही तुम और शीला केरला घूमकर आए हो। तुम दोनों और 2 बच्चे, 4 लोगों के हवाई जहाज की टिकट का कितना खर्च आता है यह जानते भी हो। तुम साल में कितनी बार बाहर घूमने जाते हो, हमने तो तुम्हें कभी नहीं रोक टोक की। तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। फिर आज जरा सा पैसे खर्च करके हम सिर्फ तीर्थ यात्रा जा रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। जबकि बेटे, तुम ही सोचना चाहिए कि माँ बाप का भी मन करता होगा कहीं तीर्थ यात्रा पर हो आए। यहाँ हम खुद अपने बारे में सोच रहे हैं तो भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। पिताजी, मैं आपसे पैसे मांगकर खर्च नहीं करता हूँ, अपने पैसे खुद कमाता हूँ और अपने पैसे से घूमने जाता हूँ। गुस्से से उबलते हुए अतुल ने कहा, तो मैं कौन सा तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, मैं भी अपने पेंशन के पैसे से ही जा रहा हूँ, मैंने तो तुमसे नहीं मांगे। पिताजी का जवाब पाकर अतुल गुस्से से तमतमा गया कि वह माता पिता जो हमेशा उसकी बातें सुनकर के चुपचाप से कमरे में चले जाते थे, आज उसको इस तरह से सुना रहे हैं। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है पिताजी, अगर आपने जाने का प्लान बना लिया है तो इतना समझ लीजिए, इस घर में मैं फोकट का आपको नहीं खिलाऊंगा। खर्चे के लिए पैसे देंगे तो ही आपको रोटी बनी हुई मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आप लोगों को बैठे बिठाए बनाकर खिलाऊं और ऊपर से आपके घूमने का खर्च करूं। इतना कहकर बेटा कमरे से निकल गया। लेकिन बहू भी कम ना थी, अपनी सास को सुनाती हुई कहती है, देख लिया तुम्हारा बेटा कितना दिन भर मेहनत करता है, वह तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, पर जरा सा हम घूम आए तो वह तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। यह नहीं दिखाई देता कि घर में बहू बेटे हैं, 2-2 पोते हैं, उनके भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा कर रखें, खर्च करने में लगे हुए हैं, बुढ़ापे में पर लग गए हैं। चुपचाप से घर पर रहो, अगर कहीं बीमार होकर आए तो समझ लेना मैं तो तुम्हारी सेवा करने वाली नहीं हूँ और ना ही दवाई दिलाने वाली हूँ। इतना कहकर बहू भी अपने कमरे में अकड़ दिखाते हुए जाने लगी। तभी बाबूलाल जी अपनी बहू से कहते हैं, बहू, घर में रहकर तुम्हारी सास क्या काम नहीं करती है, सारा काम तो तुम उससे करवाती हो, क्या तब वह बीमार नहीं पड़ती है। आज तीर्थ यात्रा के नाम पर तुम कह रही हो बीमार हो जाओगी। अपने ससुर की बात सुनकर बहू गुस्से में मुंह फुलाकर कमरे में चली गई। सुमन जी तो अपने बहू बेटे की बातों को सुन करके एक कोने में बैठी रह गई। उनकी आंखों में आंसू हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। थोड़ी देर बाद सुमन जी अपने पति से कहती हैं, सुनो जी, मुझे लगता है कि हमें अपनी तीर्थ यात्रा का प्लान बदल लेना चाहिए, नहीं तो बेटा बहू घर में हमें 2 रोटी भी नहीं देंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुना सुनाकर हमारा तो घर में रहना ही दूभर कर देंगे दोनों। बाबूलाल जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो सुमन जी, मेरे होते हुए अब तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, जितना कहना था कह दिया। तुम्हें पता है 2 महीने पहले दोनों केरला गए थे, पूरा 1 लाख खर्च करके आए थे और हम जरा सा खर्च कर दें
तो दोनों हम पर गुस्सा करते हैं, हमारे लिए 1000 रुपये पर भी कलेश कर देते हैं। यह तो बहू बेटे की अच्छी बात नहीं है। हमें तो दोनों ने अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। ऐसे हम उनकी गलत बातों को कब तक सहते रहेंगे? किसी न किसी दिन तो हमें बोलना ही पड़ेगा, वरना वह तो हमें इस तरह से दबाते ही चले जाएंगे। सुमन जी उस दिन को याद करती हैं जिस दिन उनके पति ने कहीं बाहर यात्रा की इच्छा जताई थी। तो सुमन जी ने कहा था, हाँ, यात्रा का मन तो मेरा भी बहुत होता है। घर में पड़े पड़े थक गई हूँ, लेकिन क्या करें, इतने सारे बंधन हैं, घर में इतने सारे काम हैं, छोड़कर नहीं जा सकते। अगर कहीं गए तो बहू बेटा गुस्सा हो जाएंगे। और आज सच में वही हुआ। जब उनके बहू बेटों को घूमने की बात पता चली तो घर में दोनों ने बवाल खड़ा कर दिया। बाबूलाल जी अपनी पत्नी से कहते हैं, सुमन जी, मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि मैं वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा करूं। वैष्णो देवी की यात्रा का बचपन से बड़ा मन था, लेकिन कभी जा भी नहीं पाया, या यूं कहूँ कभी माता का बुलावा ही नहीं आया, क्योंकि मेरे माता पिता के पास इतने पैसे ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया था, तब जाकर मुझे नौकरी मिली। जैसे ही मुझे नौकरी मिली, शादी हो गई। शादी के बाद अतुल पैदा हो गया। फिर तो हम दोनों ने अपनी सारी मेहनत, सारी कमाई अपने बेटे पर खर्च कर दी। मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए, उसको अच्छा अच्छा पहनने को दिया, अच्छा अच्छा खाने को दिया। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्च आया उसका मैं पहले से ही इंतजाम करके रखता था। कहीं मेरे बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए, कहीं पैसों की वजह से उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। इसलिए हमेशा अपने खर्चे को कट करके मैंने अपने बेटे को हमेशा आगे बढ़ाया है। जब भी उसने जितना भी पैसा मांगा है, मैंने उतने पैसे उसको दिए हैं। और एक तनख्वाह में बेटे को पढ़ाना, घर चलाना, बूढ़े माता पिता की देखभाल करना, यह सब कुछ किस तरह से मैंने किया है, यह तो हम दोनों ही जानते हैं। बेटे को तो यह कुछ याद भी नहीं है। सोचा था कि बुढ़ापे पर आराम से रहेंगे, बेटे की जिम्मेदारी से भी फ्री हो जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे पर तो बेटे ने हमारे ऊपर ही बंधन लगा दिए हैं, हर जगह आने जाने से रोक दिया है। इतना तो हम उस समय पर भी नहीं बंधे हुए थे जिस समय हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां थी। आज हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन बहू बेटे हमें मुक्त होने ही नहीं देना चाहते। तुम रसोई में आज भी लगी हुई हो, और बहू हम दोनों की पेंशन के सारे पैसे लेकर हमें ही आंखें दिखाती है। यह सब कुछ मुझसे पसंद नहीं आ रहा, तो क्या करें? अब हमारी यही किस्मत है, हमें ऐसा ही रहना होगा पूरी जिंदगी। सुमन जी उदास होते हुए कहती है, नहीं सुमन, मैं अब ऐसे नहीं रह सकता हूँ। मैंने कुछ सोचा है और उसको मैं करके रहूँगा। सुमन जी आशा भरी निगाहों से अपने पति की तरफ देखती हैं और कहती हैं, आपने क्या सोचा है? इंतज़ार करो, कल बताता हूँ। दूसरे दिन ही बाबूलाल जी अपना और अपनी पत्नी का वैष्णो देवी जाने का ट्रेन का टिकट करा लाते हैं। बाबूलाल जी की सरकारी नौकरी थी, तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने 25,000 पेंशन के रूप में मिलते हैं, और उनकी पत्नी को वरिष्ठ नागरिक की 3,000 बैंक में आते हैं, सरकार की तरफ से मिलते हैं, और जिसमें से उन्होंने 10,000 की टिकट करवा ली और 18,000 अपने खर्च के लिए रख लिए। अपनी पत्नी को आकर टिकट दिखाई तो सुमन जी घबरा गई कि आपने पेंशन के पैसों को खर्च कर दिया, अब बहू क्या कहेगी? तुम चिंता मत करो सुमन, हम अपने बेटे बहू पर आश्रित नहीं हैं, हमारे पास खुद की पेंशन आती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन सुबह सुबह सुमन जी रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। सुमन जी ने अपने बेटे बहू की तरफ देखा तो उनका अभी भी मुंह फूला हुआ है, और ना तो वह मुझसे बात कर रहे हैं, ना ही मेरी तरफ देख रहे हैं। बाबूलाल जी घर के माहौल को अच्छी तरह से समझ रहे थे, और नाश्ता करने के बाद अपनी पत्नी से कहा, सुमन, हम लोग यात्रा पर जा रहे हैं, तो चलो तुम्हें 2 नई साड़ी दिलवा देता हूँ, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर कुछ नए कपड़ों के साथ साथ सर्दी के कपड़े भी चाहिए होंगे। मैं अपने लिए भी कुछ सर्दी के कपड़े ले लूँगा। नवंबर का महीना है तो वहाँ बर्फबारी भी हो रही है।
बाबूलाल जी का इतना बोलना था कि बेटे बहू तो पहले से ही भड़के हुए थे। अब तो वह अपनी सारी हद पार करते हुए बोले, पिताजी अब हम आपको नहीं रख सकते हैं, आपने तो हद पार कर दी है। आप अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लीजिए, आपने तो अपनी सारी शर्म लिहाज बेच खाई है। बुढ़ापे पर घूमने जा रहे हैं, लेकिन हम सब यह नहीं देख पाएंगे। बाबूलाल जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा हम अपना रहने का इंतजाम क्यों कर लें, यह हमारा घर है, इसको मैंने बनवाया था, मेरे मेहनत के पैसे लगे हैं, इस घर को मैंने ही खरीदा था, तो इस हिसाब से तो यह मेरा घर है और कानूनी तौर पर भी यह घर मेरा है। हम कल ही घूमने के लिए निकल रहे हैं, 1 सप्ताह बाद आएंगे, तब तक का हम तुम्हें समय दे रहे हैं कि घर को छोड़कर निकल जाना, अपना रहने का कहीं और इंतजाम कर लेना। बाबूलाल जी की बात सुनकर के बहू बेटों के पैरों की जमीन खिसक गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी कभी इस तरह की बात भी उनसे कर सकते हैं। इतने पर भी बहू को समझ में नहीं आता है और वह कहती है, अगर आप हमें इस घर से निकाल दोगे तो इतने बड़े घर का क्या करोगे और कौन आपको रोटियां बनाकर खिलाएगा, कौन बुढ़ापे पर आपकी देख रेख करेगा। हम आपके बहू बेटे हैं, आखिरकार हम ही आपके काम आएंगे। बेटा जब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तो तुम इतने बंधन लगा रहे हो, हमारे ऊपर हर जगह आने जाने से रोक टोक करते हो, अरे अपने पैसे खुद पर ही खर्च करने पर चिल्लाते हो, तब भी इतना हम पर रूप दिखाते हो। अगर हमें तुमसे मांगकर खाना होता तब तो तुम हम पर क्या तरस खाते, तुम लोग हमें भूखा ही मार देते, एक एक पैसे के लिए हमें तंग कर देते। और रही बात बुढ़ापे की, इतना बड़ा घर है, इस घर में एक किराएदार रख लूँगा और एक कामवाली बाई लगा लूँगा, अपने पेंशन के पैसे से मज़े से अपना बुढ़ापा काटूँगा, तो मेरे बुढ़ापे की चिंता मत करो। बहू बेटा अपने पिताजी का गुस्सा देख करके दंग रह गए। बाबूलाल जी अपनी पत्नी को लेकर मार्केट की ओर चल दिए। 2 साड़ियाँ, सर्दियों के कपड़े खरीदकर घर आए। अब बहू ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे समझ में आ गया था, अगर अब वह कुछ कहेगी तो उसके ससुर जी उसे सुना देंगे। दूसरे दिन ही बाबूलाल जी को अपनी पत्नी के साथ वैष्णो देवी यात्रा पर जाना था। रात भर उन्हें यात्रा के सपने आ रहे थे क्योंकि वह अपने बचपन का सपना पूरा कर रहे हैं। सुबह दोनों लोग तैयार होकर के अपना बैग लाकर आंगन में रख देते हैं और बहू बेटे को आवाज़ देते हुए कहते हैं, बेटा हम 1 सप्ताह बाद आएंगे, तुम तब तक अपने कहीं रहने का इंतजाम कर लेना, जब तक हम आए तब तक घर खाली कर देना। इतना कहकर के बाबूलाल जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। काफ़ी समय बाद वह दोनों कहीं बाहर इतने दिनों के लिए कहीं जा रहे थे तो सुमन जी बहुत खुश थी और उनकी खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी। सुमन जी को देखकर बाबूलाल जी को बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, सुमन अब तुम्हारे चेहरे से यह खुशी कभी गायब नहीं होगी, अब हमारी खुशियों की शुरुआत हुई है, तो अब तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। वह अपने ट्रेन के सुनहरे सफ़र के बाद वैष्णो देवी स्टेशन कटरा पहुंच गए। बाबूलाल जी ने वहां हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कराई थी भवन की यात्रा के लिए। जब उन्होंने सुमन जी को बताया तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा क्योंकि आज तक वह हेलीकॉप्टर में नहीं बैठी थी। बाबूलाल जी ने कहा, मेरा भी बहुत मन था हेलीकॉप्टर में बैठने का। दोनों ने माता रानी के अच्छे से दर्शन किए और बर्फबारी का भी आनंद लिया। दोनों यात्रा करने के बाद जम्मू के आसपास घूमने गए। वह उनकी ज़िंदगी के बुढ़ापे के सबसे अच्छे दिन थे। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे समय व्यतीत कर रहे हैं। बाबूलाल जी अपनी पत्नी सुमन जी से कहते हैं, सुमन हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हमारे कुछ अरमान नहीं कि हमारे बुढ़ापे के साथ साथ हमारी इच्छाएं और मन भी मर जाता है क्या? हमें अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, घूमने की कोई इच्छा नहीं रहती क्या? बुढ़ापा आ जाने से क्या लगता है हमारे आज के बच्चों को कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई? यह तो भगवान का शुक्र है कि हमें पेंशन मिलती है, तो चलो आज हमने अपने पेंशन की दम पर अपने बच्चों के सामने बोल पाए हैं।
लेकिन मुझे तो चिंता उन माता पिता की होती है जो अपना सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं, बुढ़ापे के लिए अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं। फिर वह बच्चे तो अपने माता पिता को एक एक चीज के लिए परेशान कर देते होंगे। कैसे वह अपना बुढ़ापा काटते होंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो। आज आपको पेंशन मिल रही है, इसलिए आज आप अपने सपनों को पूरा कर पाए हो, वरना वैष्णो देवी तो बहुत दूर की बात है। हमारा बेटा तो अपने पैसों पर हमें हरिद्वार भी ना ले जाए। खैर छोड़ो इन सब बातों को। सुमन, तुम बस इधर आराम से घूमो, आराम से रहो। मैं बस यही चाहता हूँ। दोनों पति पत्नी सप्ताह आराम से माता रानी के दर्शन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और बातें करते हैं। यह एक सप्ताह कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। सप्ताह बाद जब वह घर वापस आए तो देखा बेटा बहू उदास होकर के घर के आंगन में बैठे हुए हैं। जैसे ही बाबूलाल जी घर में प्रवेश करते हैं, बेटा बहू दोनों ही उनके पैर में आकर गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। पिताजी, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। अब हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आपको जैसे इस घर में रहना है वैसे रहिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, पर हमें इस घर से मत निकालिए। हम अपने घर को छोड़कर बाहर कहाँ जाएंगे। पिताजी, मैंने कई घरों में जाकर के तलाशा है। छोटे छोटे घरों का भी कम से कम 15,000 किराया लग रहा है। आप ही सोचो, आपका बेटा अपना घर छोड़ कर के बाहर किराए में रहेगा तो कैसा लगेगा आप लोगों को। शीला कहती है, माँ जी आप ही पिताजी को समझाइए ना कि हमसे इस घर से जाने के लिए ना कहें। अब हम लोग आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग आराम से रहना। क्योंकि शीला को भी समझ में आ रहा था इस घर से जाएंगे तो 15,000 तो किराए में ही चले जाएंगे। ऊपर से पिताजी के पेंशन के पैसे आते हैं, वह भी उसके हाथ से चले जाएंगे। बाबूजी को जब समझ में आ जाता है कि उनके बेटे बहू को अक्ल आ गई है और अब वह उनके बुढ़ापे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो वह कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं अपनी पेंशन तुम्हें पूरे पैसे नहीं दूंगा। घर के राशन का जितना भी खर्च होता है वह 8,000 में हो जाता है। सिर्फ 8,000 दूंगा, बाकी 20,000 मैं अपने पास रखूंगा। मेरे भी बुढ़ापे पर कुछ खर्च हैं। अब तो तुम्हारी माँ की दवाइयों का खर्च चलता रहता है, कभी शुगर की दवाइयाँ, कभी घुटनों की, कभी दर्द की दवाइयाँ। बार बार तुमसे पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसे तुमसे मांगूं यह मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। अतुल अपनी पत्नी से कहता है, जाओ माँ और पिताजी के लिए खाना बनाकर लाओ, वह थक गए होंगे, उनके पैर भी दबा दो। बाबूलाल जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, अगर मैं यह कठोर निर्णय अपने लिए ना लिया होता तो आज बहू बेटे हमें पहले की तरह ही दबा रखते और हमें उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। तो दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में अपने लिए थोड़े कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, थोड़ा सा स्वार्थी भी बनना पड़ता है। यह दुनिया है, यह तो कहती ही रहेगी। अगर जब अपने ही बच्चे हमें सुनाने से पीछे नहीं हटते हैं, जिनके लिए हमने इतना कुछ किया है, तो बाहर वाले तो कहेंगे ही। अगर अपने हाथ में पैसा है तो इतनी तो अपनी इज्जत बनाकर रखनी चाहिए कि आपसे कोई कुछ ना कहे। अपने पैसों के दम पर आप अपनी ज़िंदगी को इज्जत के साथ गुजार सको, सही है। औलाद के नाम पर मकान जायदाद मत करो जब तक जिंदा हो, नहीं तो वह जीने नहीं देते। बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे हमेशा अपने पास रखो ताकि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और शायद इसलिए ही बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है, जवानी में नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।